दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। 55 डॉक्टरों और शिक्षकों ने सरकार को लिखा पत्र, कहा बच्चों में कोविड का खतरा है कम, खोल दें स्कूल। जी हम बात कर रहे हैं कि इस साल अप्रैल में जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर आई तो सबसे पहले स्कूलों को बंद किया गया और अब नए शिक्षा सत्र के 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्कूलों पर अभी भी ताले लटके हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास पहले की ही तरह चल रही है और इस बीच 55 से ज्यादा डॉक्टरों और शिक्षकों ने पीएम ऑफिस, शिक्षा मंत्री समेत कई मंत्रालयों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है जिसमें सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों को खोलने की मांग की गई है क्योंकि छोटे बच्चे को संक्रमण का खतरा कम है। इस पत्र को राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और केंद्रीय मंत्रियों को भी भेजा गया है। पत्र लिखने वालों के मुताबिक स्कूल खोलने का समर्थन करने के लिए उनके पास वैश्विक सबूत हैं और ऐसे में सरकार को तुरंत स्कूल खोलने और व्यक्तिगत रूप से कक्षाएं शुरू करने पर विचार करना चाहिए। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने कहा है कि बच्चों के स्कूल खोलने के लिए टीके का इंतजार करना गलत है। टीकाकरण सिर्फ गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु को रोकता है। टीका लगवाने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। वैसे भी पहले कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में कम खतरा है। पत्र में आगे कहा गया है कि एक सीरो सर्वे के मुताबिक 60 से 80% बच्चों को प्राकृतिक संक्रमण हुआ है और ऐसे में बच्चों के लिए टीकाकरण का लाभ वयस्कों के मुकाबले बहुत कम है। यूके ने बच्चों को टीकाकरण नहीं करने का फैसला किया, जिस वजह से सबसे पहले स्कूल खोलने के लिए वैक्सीन की शर्त हटानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं पर भी बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से देश स्कूलों का संचालन सामान्य रूप से कर रहे हैं। कुर्सी बचाने में कामयाब हुए सीएम भूपेश बघेल, राहुल गांधी को दिया छत्तीसगढ़ आने का न्योता। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच भूपेश बघेल ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की और उन्हें मनाने में सफल हुए। अब उनके मुख्यमंत्री पद को किसी तरह का खतरा नहीं है। शनिवार को रायपुर वापसी से पहले उन्होंने राहुल को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से 3 घंटे तक बात की। सूत्रों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी आलाकमान को मनाने में बघेल को सफलता मिली है और इसके बाद फिलहाल उनके मुख्यमंत्री पद से खतरा टल गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्री और विधायकों के साथ अन्य नेता रायपुर लौट जाएंगे और इस बार एयरपोर्ट पर किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार कार्यकर्ताओं को इस संबंध में स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। इसके बावजूद बघेल के स्वागत में एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी आतंकियों ने कंधार में तालिबान से की सीक्रेट मीटिंग, कश्मीर समेत सभी राज्यों को अलर्ट जारी। जी हम बात करें कि अफगानिस्तान में तालिबान और आईएसआईएस के खौफ के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों ने कुछ दिन पहले कंधार जाकर तालिबान के नेताओं से मुलाकात की है और इस दौरान जैश ए मोहम्मद ने भारत में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए तालिबान की मदद मांगी है और ये भी मिले हैं कि पाकिस्तान से निकले 2 आतंकी श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार रहें। साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भी कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग में जैश के आतंकियों ने पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की है। दिल्ली के मनीष सिसोदिया बोले कि किसी बच्चे पर नहीं डाला जाएगा स्कूल आने का दबाव। जी हां बात करें कि दिल्ली सरकार ने 27 अगस्त को घोषणा की कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लंबे समय तक बंद रहने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में कक्षा 9 और 12 के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से फिर से खुलेंगे और ये संबंध में फैसला दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक बैठक में लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कोरोना के कम होते मामले के बीच पूरे एहतियात के साथ दिल्ली में अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम किया जा सके। हमें जिंदगी को वापस पटरी पर भी लाना है और बच्चों की सेहत पर और पढ़ाई दोनों का ध्यान भी रखना है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षण और
सीखने की गतिविधियां मिश्रित तरीके से संचालित होती रहेंगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि किसी भी बच्चे को कक्षाओं में भौतिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और कोई अनिवार्य उपस्थिति नहीं होगी। छात्रों को कक्षाओं में भौतिक रूप से शामिल होने के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। सिसोदिया ने कहा कि जूनियर कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और सीनियर कक्षाओं के लिए स्कूल को फिर से खोलने के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। और वहीं सूत्रों ने संकेत दिया है कि कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल 8 सितंबर से खुल सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली को पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से पहले बंद करने का आदेश दिया गया था और कई राज्यों ने पिछले साल अक्टूबर से स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोलना शुरू कर दिया था। दिल्ली सरकार ने जनवरी में केवल कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूल फिर से खोलने की अनुमति दी थी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। केरल में एक दिन में 31,000 से ज्यादा मामले और 153 लोगों की मौत दर्ज। राज्य सरकार ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान। जी आपको बता दें कि केरल में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में 1,67,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 31,265 सैंपलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं एक दिन में यहां कोरोना के कारण 150 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में इस स्थिति को देखते हुए केरल सरकार ने सोमवार से रात्रि कर्फ्यू का निर्णय लिया है। 80% मुंबई कुछ ही सालों में हो जाएगी जलमग्न। बीएमसी कमिश्नर की रिपोर्ट से फैली सनसनी। मुंबई का नरीमन पॉइंट सहित एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल बढ़ने का कारण 2050 तक पानी नीचे चला जाएगा। जी हां, ये डराने वाली भविष्यवाणी बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी के चीफ इकबाल सिंह चहल ने की है। दरअसल महाराष्ट्र के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार 27 अगस्त को मुंबई जलवायु कार्य योजना और इसकी वेबसाइट के उद्घाटन के मौके पर बीएमसी आयुक्त ने इस भयावह की बात बताई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मुंबई चरम सीमा पर पहुंचे और मौसम के लिए अति संवेदनशील हो गया है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संकेत हैं। अपनी बात को पूरा करते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा कि 25 से 30 सालों के भीतर दक्षिण मुंबई का नरीमन पॉइंट सचिवालय बढ़ते समुद्री जल स्तर की चपेट में आ जाएगा। सिंह ने कहा कि प्रकृति काफी चेतावनी दे रही है, लेकिन अगर लोग नहीं जागे तो स्थिति इतनी खतरनाक मोड़ ले लेगी कि कफ परेड, नरीमन पॉइंट और मंत्रालय जैसे 80% इलाके गायब हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस खतरे का सामना आने वाली पीढ़ी के साथ साथ मौजूदा लोग भी करेंगे, क्योंकि ऐसा आने वाले 25 सालों में हो सकता है। उन्होंने कहा कि जलवायु विशेषज्ञों ने देखा कि मुंबई ने हाल ही में कुछ चरम मौसम की स्थिति देखी गई है। ताजा हाल जुलाई में शहर में आया तूफान है। 2020 में चक्रवात निसर्ग 129 साल में पहली बार मुंबई में टकराया और फिर पिछले 15 महीनों में 3 चक्रवात आए। चहल ने कहा कि 5 अगस्त 2020 को नरीमन पॉइंट पर लगभग 5 से 5.5 फीट पानी जमा हो गया था। उस दिन चक्रवात की कोई चेतावनी नहीं थी, लेकिन मानकों को देखते हुए ये चक्रवात था। कोर्ट में रोने लगी हनी सिंह की पत्नी। कहा, मैंने उनका साथ दिया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जी हम बात कर रहे हैं सिंगर रैपर योयो हनी सिंह की वाइफ शनिवार को उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट रूम में रो पड़ी। अपनी शिकायत बताते हुए शालिनी तलवार टूट गई और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के सामने रो दी। कोर्ट में उन्होंने बताया कि इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। शालिनी तलवार ने कहा कि उसने हनी सिंह को 10 साल दिए और हमेशा उनके साथ खड़ी रही, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। बता दें कि शालिनी ने मुआवजे के तौर पर हनी सिंह से 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। और वहीं शालिनी की पीड़ा सुनने के बाद जज ने पूछा कि वह कोर्ट से क्या चाहती हैं। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि शादी किस पड़ाव पर है, प्यार कहां खो गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि आपस में मामले को सुलझा लिया जाए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक शालिनी और मजिस्ट्रेट तानिया सिंह के बीच बातचीत तब हुई जब बाद में
वे अपने वकील के साथ केस से जुड़े कुछ सबूत दिखाने गई थीं। इस बीच हनी सिंह के वकील ने उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दायर एक शिकायत मामले पर जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने हनी सिंह की मेडिकल रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल मांगी थी। सिंगर वकील ने अदालत को कहा कि इसे जल्द से जल्द दायर किया जाएगा। अदालत ने हनी सिंह की खिंचाई करते हुए कहा कि ऐसे बिहेवियर को दोहराया नहीं जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि आपके बैंक डिटेल रिकॉर्ड में नहीं है, आपके आयकर रिटर्न रिकॉर्ड में है, आप बहस के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने हनी सिंह को 3 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को राज्य विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके साथ पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु कृषि कानूनों का विरोध करने वाला 7वां राज्य बन गया है। जब से केंद्र द्वारा 3 कृषि कानून बनाए गए, स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र गड़गम मांग कर रही है कि केंद्र उन कानूनों को वापस ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हितों के खिलाफ है। समाचार एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट किया। स्टालिन ने जून में कहा कि सरकार ने देश भर के किसानों की भावनाओं को आहत करने वाले इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने का स्पष्ट निर्णय लिया है। मई में स्टालिन ने कहा कि सरकार विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी जिसमें केंद्र से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने द्रमुक के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों में से एक को याद किया, जिसने केंद्र सरकार से किसानों के उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौते को रद्द करने के प्रयासों का वादा किया। गुजरात में डिप्टी सीएम का विवादित बयान। जी हां, आपको बता दें कि नितिन पटेल बोले देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून तभी तक है जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है। जी हम बात करें कि गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के एक विवादित बयान से गुजरात समेत देश की राजनीति गर्मा गई है। नितिन पटेल ने कहा कि देश में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात तब तक चलेगी जब तक कि हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू के बहुमत में रहने से कानून कायम रहेगा। समुदाय के अल्पसंख्यक को जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। पटेल ने यह बयान गांधीनगर में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव के मौके पर दिया। नितिन पटेल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश में कुछ लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं और आप ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर लें, मेरे शब्दों को नोट कर लें। जो भी लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता और कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा तब तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदुओं की संख्या घटने लगेगी और दूसरों की बढ़ने लगेगी, इसके बाद धर्मनिरपेक्षता, लोकसभा, संविधान और कानून कुछ नहीं बचेगा। ये सब कुछ हवा में उड़ा दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा। हालांकि इस विवादित बयान की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने बाद में ये भी कहा कि मैं हर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में मुसलमान देशभक्त हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं। गुजरात पुलिस में हजारों मुसलमान हैं, वे सभी देशभक्त हैं। एक्टर अरमान कोहली के घर एनसीबी की रेड, ड्रग पेडलर से कनेक्शन का आरोप। जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी अरमान कोहली एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने शनिवार को मुंबई में ड्रग्स से जुड़े एक मामले में अभिनेता के घर पर छापा मारा है और पे की कार्रवाई पूरी करने के बाद एनसीबी की टीम अरमान कोहली को साथ ले गई है। एक ड्रग पेडलर से कनेक्शन के आरोप में उनके घर पर छापेमारी हुई है। शुक्रवार रात को एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को पकड़ा था जिसने अरमान कोहली का नाम लिया था। ड्रग रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये कार्रवाई एनसीबी द्वारा टीवी अभिनेता गौरव दीक्षित को कथित ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद की गई है। एजाज खान से पूछताछ के दौरान गौरव दीक्षित का नाम सामने आने के बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। एएनआई के मुताबिक उन्हें 30 अगस्त तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई में अभिनेता अरमान कोहली के आवास पर एनसीबी की छापेमारी के दौरान ड्रग्स बरामद किया गया था। अभिनेता से अब एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ होगी। एनसीबी उनसे जोनल ऑफिस में पूछताछ करेगी। फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी के बेटे अरमान ने बदले की आग और राज तिलक जैसी फिल्मों के बाल कलाकार के रूप में काम किया है।
उन्होंने 1992 में विद्रोही में लीड एक्टर के तौर पर कैरियर की शुरुआत की थी। अरमान कोहली ने जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, वीरे और LOC कारगिल जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया है। करण जौहर के प्रति कंगना के बदलते तेवर देख KRK बोले बॉलीवुड की सबसे बड़ी पाखंडी। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिकेट कमाल और AR खान पिछले कुछ समय से सेलेब्स की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। KR सलमान खान और मनोज बाजपेयी को लेकर बयान दिए और उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज हो गया, लेकिन KRK को इससे कोई सबक नहीं मिला। तभी तो शनिवार को उन्होंने बॉलीवुड पंगा गर्ल कंगना रनौत ने पंगा लेते हुए उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी पाखंडी बता दिया है। पहले बता दें, बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा नजर आता है। कंगना रनौत आए दिन नेपोटिज्म या इनसाइडर आउटसाइडर वाले मुद्दे के कारण जौहर को घसीटती नजर आती हैं, लेकिन कंगना रनौत के तेवर अब कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना रनौत ने करण जौहर की फिल्म शेरशाह की तारीफ की और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लुक को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा आपने क्या शानदार श्रद्धांजलि दी है, पूरी टीम को बधाई, ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और आप सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंगना के इसी बदले हुए तेवर पर बॉलीवुड के विवादित स्टार KRK ने ट्वीट किया है। कमाल आर खान ने लिखा कि कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे बड़ी पाखंडी हैं। करण जौहर और पूरे बॉलीवुड को अब तक गाली दे रही थी, लेकिन अब वह करण जौहर की फिल्म की तारीफ कर रही हैं, क्योंकि उसकी फिल्म थलाइवी 10 सितंबर को रिलीज हो रही है। उन्हें उम्मीद है कि करण जौहर उनकी फिल्म की तारीफ करेंगे। ना दीदी, ऐसा नहीं होगा। बीटेक और MBA पास युवाओं के लिए मेट्रो में इन पदों पर निकली वैकेंसी, 10 सितंबर तक करें अप्लाई। जी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास BTech, BA, MBA जैसी डिग्री है और जॉब की तलाश में है तो आपके लिए ये खबर अहम हो सकती है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने फाइनेंस एंड अकाउंट्स और मैनेजरशिप सहित अन्य पदों पर वैकेंसी निकाली है और इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 11 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आधिकारिक वेबसाइट @cmrl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 10 सितंबर है। अभ्यर्थी ध्यान दें कि आखिरी तारीख बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी। शुरू में ये भर्ती 2 साल की अवधि के लिए होगा, लेकिन इसे उम्मीदवार की आवश्यकताओं और प्रदर्शन के साथ साथ मौजूदा नियमों और शर्तों के आधार पर लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अब बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 800 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज सोने का दाम 46,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और वहीं चांदी की कीमत में 75 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे चांदी की कीमत 63,325 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि मध्य और पश्चिम भारत में बारिश की कमी के बाद 29 अगस्त से फिर से इसकी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं और ये जानकारी शनिवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड को अगले 5 दिनों तक भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के घाट वाले इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ व्यापक वर्षा गतिविधि देखी जा सकती है और यही नहीं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।